स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में फिजिक्स चैप्टर साउंड जो कि क्लास 10 का है उसका इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स एंड न्यूमेरिकल्स बताया जा रहा है। ये वीडियो फिजिक्स कंसाइज फिजिक्स क्लास 10 आईसीएसई बुक का है, उसी का न्यूमेरिकल्स होगा और उसी से रिलेटेड आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। कंसाइज फिजिक्स का सारा न्यूमेरिकल्स कोशिश करते हैं कुछ एक्स्ट्रा भी इसमें डाला जाएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। आप इस वीडियो को देख करके बोर्ड एग्ज़ाम देने चले जाइए, आपका साउंड चैप्टर से जो भी न्यूमेरिकल्स आएगा 100% बनना ही बनना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला ये कुछ पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट आप लिखिए, इसको नोट कीजिए, इम्पोर्टेंट नोट्स। मैकेनिकल वेव। साउंड वेव क्या होता है? मैकेनिकल वेव होता है। साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव होता है और मैकेनिकल वेव्स के लिए चाहिए मटेरियल मीडियम। कोई मीडियम चाहिए, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। मटेरियल मीडियम चाहिए फॉर देयर प्रोपेगेशन, दैट इज दे कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। इसका मतलब वो हुआ कि वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है। जहाँ पर मीडियम नहीं है वहाँ पर वो ट्रेवल नहीं कर सकता है। दे कैन प्रोपेगेट वाया लॉन्गिट्यूडनल वेव एज वेल एज वाया ट्रांसवर्स वेव। तो साउंड जो वेव होता है वो या तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा या तो वो ट्रांसवर्स वेव होगा और इसी मेथड से वो प्रोपेगेट करता है। तो पहले जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या हो गया? लॉन्गिट्यूडनल वेव में वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स जो है अलोंग द वाइब्रेशन ऑफ अलोंग डायरेक्शन ऑफ वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव में डायरेक्शन ऑफ वेव जो होता है और डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स जो होता है सेम रहता है, सेम डायरेक्शन में। मीन्स इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन फॉर्म होता है, रेयरफैक्शन। तो ये क्लास 9 का कंसेप्ट है, इसलिए ज़्यादा नहीं बताया जाएगा इसमें। क्लास 10 का ये वीडियो है। कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव में और इसमें द वेव मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल। एंड ट्रांसवर्स वेव क्या हो गया? इसमें वेव का डायरेक्शन जो होता है वो और पार्टिकल्स का डायरेक्शन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसे कि वाटर सरफेस पे जो वेव का होता है उसमें जो है पानी का जो वाटर का जो मॉलिक्यूल्स का पार्टिकल जो है डायरेक्शन वाइब्रेट करेगा तो अप डाउन करेगा। वो अप डाउन अपने जगह पर वो अप डाउन करता है। कोई भी ये अपने जगह पर किया अप डाउन, यहाँ पर ये अपने जगह पर किया, ये अपने जगह पर किया। तो इस तरह से जो है उसमें वेव प्रोड्यूस होता है। तो इसमें वेव का डायरेक्शन ट्रांसवर्स वेव में वेव का डायरेक्शन ये जैसे है तो पार्टिकल्स का डायरेक्शन ये परपेंडिकुलर है, इसलिए इसको ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। तो ट्रांसवर्स वेव में डायरेक्शन ऑफ वेव इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स और लॉन्गिट्यूडनल में सेम डायरेक्शन में रहता है। तो ये फर्स्ट था। सेकेंड पॉइंट बता रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है एन इको इज द फिनोमेनन ऑफ रिपीटिशन repetition of sound of a source by reflection from an obstacle reaching after 1/10 second of a sound. तो 1/10 of a second 1/10th of a second, एक सेकेंड का 10वां हिस्सा, 10th पार्ट। तो ये इसलिए कि 0 पॉइंट हम लोग का ईयर का कैपेसिटी होता है कोई भी साउंड सुनने का कम से कम टाइम चाहिए उसके लिए 0.1 सेकेंड। तो हमको कोई भी साउंड तभी सुनाई देगा, सेकेंड साउंड तभी सुनाई देगा जब फर्स्ट साउंड का टाइम, दोनों के सेकेंड साउंड और फर्स्ट साउंड के बीच का टाइम इंटरवल 0.1 सेकेंड हो, तभी सेकेंड साउंड सुनाई देगा। कम से कम हमको फर्स्ट साउंड एंड सेकेंड साउंड के बीच का टाइम इंटरवल कम से कम जो है
0.1 सेकेंड हो, तभी जा कर के हमको इको भी सुनाई देगा। कम से कम इको सुनने के लिए हमको चाहिए 0.1 सेकेंड का इंटरवल। तो ये इको का डिफिनेशन हो गया, इसको लिख लीजिए आप पॉज करके। हाँ, पॉइंट 3, इफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी इज लेफ्ट टू वाइब्रेट, इट्स वाइब्रेशंस आर कॉल्ड नेचुरल और फ्री वाइब्रेशंस। यदि कोई वाइब्रेटिंग बॉडी को छोड़ दिया जाए वाइब्रेट करने के लिए, इट्स वाइब्रेशंस आर कॉल्ड नेचुरल और फ्री वाइब्रेशंस। तो नेचुरल और फ्री वाइब्रेशंस में खास बात ये होता है कि इसका एम्पलीट्यूड विथ टाइम डिक्रीज नहीं करता है। ये आइडियल वाइब्रेशन हुआ, नेचुरल वाइब्रेशन किसी भी बॉडी का। आपने जैसे कि आप मोटरसाइकिल का जो है कोई स्टार्ट करके छोड़ दीजिए, मोटरसाइकिल को स्टार्ट करके आप छोड़ दीजिए, उसको रोड पर मत चलिए, सिर्फ स्टार्ट करके छोड़ दीजिए, तो वो इंजन का जो वाइब्रेशन होगा वही नेचुरल वाइब्रेशन होगा, राइट। और यदि जो है, यदि जहाँ ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी या फिर एयर रेसिस्टेंस नहीं है, इन दैट केस जो वाइब्रेशंस होगा वो नेचुरल वाइब्रेशन होते रहेगा, वो कभी भी उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं करेगा। नंबर 4.4, the vibrations which take place under the influence of external periodic forces are called forced vibration। तो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्सेस जो कि बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, पीरियोडिक फोर्सेस का मतलब ही हो गया कि टाइम, टू कॉन्सिक्यूटिव फोर्सेस के बीच का टाइम इंटरवल इक्वल रहना चाहिए, तो पीरियोडिक फोर्सेस आ गया। तो इन दैट केस क्या होता है कि उसका एम्पलीट्यूड भी बहुत बढ़ता है फोर्स वाइब्रेशन का। तो और फोर्स वाइब्रेशन में यदि पीरियोडिक फोर्सेस रहेगा तो वो जो है उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉइंट 4, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट ये पॉइंट 4, पॉइंट 5 और 6 है। ये पॉइंट 5 और 6 जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पॉइंट 5 में जो है ये आपको रेजोनेंस का डिफिनेशन है, और पॉइंट 6 ये जो है अक्सर एग्जाम में आता है, अक्सर पूछा जाता है, तो ये दोनों आपको लर्न करना ही करना है। तो 5 नंबर में है, द फेनोमेनन ऑफ सेटिंग ए बॉडी इनटू ऑक्सीलेशंस विथ इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी बाय अनदर बॉडी वाइब्रेटिंग विथ सेम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंस और एकॉस्टिक रेजोनेंस। तो पिछला ही अभी जो फोर्स्ड वाइब्रेशन में बताए थे कि जो है किसी एक बॉडी को हम फोर्स्ड वाइब्रेशन से वाइब्रेट करेंगे, तो एक बॉडी को वाइब्रेट, वो पहले ही वाइब्रेट कर रहा है, और दूसरा बॉडी वो भी हम जो पीरियोडिक फोर्स लगा रहे हैं, तो वो भी पीरियोडिक फोर्स लगाना भी एक जो है वाइब्रेशन ही हुआ। तो वो जो वाइब्रेशन होता है इन दैट केस रेजोनेंस इस्टेब्लिश हो जाता है। तो रेजोनेंस का भी यही डिफिनेशन है, द फेनोमेनन ऑफ सेटिंग ए बॉडी इनटू ऑसिलेशंस विथ इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी बाय अनदर बॉडी वाइब्रेटिंग विथ सेम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंस। दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या इसमें कंडीशन है, दोनों का फ्रीक्वेंसी इक्वल हो और इंटीग्रल मल्टीपल हो, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, इक्वल फ्रीक्वेंसी हो, तब जाकर रेजोनेंस होगा। तो पॉइंट 6, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेटिंग, आप लोग को क्लास 10 में स्ट्रिंग के बारे में काफ़ी कुछ है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग L, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग T, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इसको L लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग या L लिख देते हैं, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग T, एंड मास ऑफ द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन ये 3 थिंग्स है, तो इसको आपको लर्न करना है, इसको लिख लीजिए। फिर आगे पॉइंट 7, साउंड हैज़ 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट, इंटेंसिटी एंड लाउडनेस, साउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स है ये। सेकेंड, पिच और श्रिलनेस, एंड थर्ड, टिम्ब्रे और क्वालिटी। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देन क्वेश्चन नंबर 8.8 सॉरी, तो पॉइंट 8 है ये नोट्स का, ये इंपॉर्टेंट सब पॉइंट नोट्स है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड एट एनी पॉइंट इन स्पेस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया अराउंड दैट पॉइंट इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एरिया। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन बेल और डेसिबल। तो ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड का डिफिनेशन है।
इसको आप नोट कर लीजिए। तो किसी भी पॉइंट में इन स्पेस में डिफाइंड एज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड एट एनी पॉइंट इन स्पेस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी passing per unit time per unit area around that point in a direction perpendicular to the area. The intensity of sound is measured in bell or decibel. ये हो गया पॉइंट 8। नेक्स्ट ये रहा पॉइंट 9 and 10। पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, सेकेंड रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड listener. Point 10, quality of sound depends upon first the number of frequency of the overtones present in a given sound. Greater the number of the overtones, sweeter is the voice. Second point इसी का relative intensities of the overtones। तो ये पॉइंट 10 का जो है एक्सप्लेनेशन, इसका कंसेप्ट जो है फुल फिर कभी बताया जाएगा। क्लास 11 का जो है साउंड चैप्टर का हम वीडियो बनाएंगे, उसमें हम इसको डाल देंगे, तो आपको कुछ दिन वेट करना होगा। तो 9 नंबर पॉइंट समझ में आ गया होगा। ये तो बुक में ही है आपका। पिच ऑफ ए साउंड डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये तो पता ही होगा। एंड रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड लिसनर, तो इस पॉइंट को लिख लीजिए। और 10 में है क्वालिटी ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करता है, तो ये भी जो है क्वेश्चन अक्सर आपको पूछा जाता है। अब ये 10 जो है टोटल हो गया नोट्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट है साउंड चैप्टर का। अब आगे इसका न्यूमेरिकल्स कौन सा बुक से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7A साउंड कंसाइज फिजिक्स क्लास 10 ICC का फर्स्ट क्वेश्चन है। कंसाइज बुक का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, द वेवलेंथ ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन ए सरफेस ऑफ वाटर इज 20 सेंटीमीटर। वेवलेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। इफ द वेव्स वेलोसिटी इज 24 मीटर पर सेकेंड, v इक्वल टू है 24 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ वेव्स पूछा जा रहा है, फ्रीक्वेंसी। तो सिंस v इक्वल टू f लैम्डा, v मतलब वेलोसिटी, f मतलब फ्रीक्वेंसी, लैम्डा मीन्स वेवलेंथ। वेवलेंथ मीटर में होगा, ये भी मीटर है, मीटर इसलिए कि ऐसा यूनिट है। तो वेलोसिटी है 24, फ्रीक्वेंसी निकालना है, वेवलेंथ है 0.2। देयरफॉर f इक्वल टू 24/0.2, डेसिमल हटा करके इसको सॉल्व करेंगे तो दैट इज 240/2 इक्वल टू 120 हर्ट्ज, या फिर और पर सेकेंड यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का। द टाइम इन विच वन वेव इज प्रोड्यूस, तो टाइम पूछा जा रहा है, तो टाइम इक्वल टू फार्मूला होता है 1/f। तो 1/f 1/20, इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो 8.3 इंटू 10⁻³ सेकेंड इसका आंसर आएगा। Now question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 में है, कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस इन एयर रिक्वायर्ड बिटवीन द सोर्स ऑफ ए साउंड एंड द ऑब्स्टेकल टू हियर एन इको। मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड इको सुनने के लिए। तो इन द केस ऑफ इको we use formula 2D इक्वल टू V इंटू T। D क्या हो गया, ये साउंड का सोर्स है, ये ऑब्स्टेकल है, ये डिस्टेंस D गया और फिर वापस आया D, तो 2D हो गया।
तो यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड 2d, वेलोसिटी ऑफ साउंड 350 है। तो टाइम टू लिसन द इको जो है 0.1 सेकेंड होता है, जो कि हम इसी वीडियो में बता चुके हैं कि नेक्स्ट साउंड सेकेंड साउंड सुनने के लिए हमको कम से कम 0.1 सेकेंड चाहिए। therefore d इक्वल टू हो जाएगा 350 इंटू 0.1/2, 17.5 मीटर। ये क्वेश्चन 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। है what should be the minimum distance between the source and reflector in water so that the echo is heard distinctly। तो साउंड का वेलोसिटी जो है एयर से ज़्यादा होता है वाटर में, और वाटर से ज़्यादा होता है सॉलिड में। साउंड का वेलोसिटी एयर से ज़्यादा होता है वाटर में, वाटर से ज़्यादा होता है सॉलिड में। तो वो सॉलिड कैसा होना चाहिए? मेटेलिक सॉलिड होना चाहिए। तो इको सुन लिसन करना है तो वही इको वाला केस है, तो 2d इक्वल टू v इंटू टी। तो 2 इंटू डी हमको निकालना है। अब वेलोसिटी है 1400 एंड टाइम दिया हुआ था, तो अच्छा टाइम इसमें नहीं दिया हुआ है तो वही 0.1 लेंगे। तो देयरफॉर d इक्वल टू हो जाएगा 1400 इंटू 0.1/2, बढ़िया 70 मीटर एटलीस्ट डिस्टेंस चाहिए। इसका आंसर ये हो गया। नाउ क्वेश्चन 4 में दिया है ए मैन स्टैंडिंग 25 मीटर अवे फ्रॉम ए वॉल प्रोड्यूसेस ए साउंड एंड रिसीव्स द रिफ्लेक्टेड साउंड। Calculate the time after which he receives the reflected sound if the speed of sound in air is 350 meter per second. Will the man be able to hear a distinct echo? Explain the answer. तो उसको साउंड कितना देर में रिसीव होगा? मैन स्टैंडिंग ये वॉल से जो है 25 मीटर के डिस्टेंस पे वो आदमी खड़ा है। तो 2d इक्वल टू वी इंटू टी, 2 इंटू 25 इक्वल टू वी है यहाँ पे 350, और टाइम निकालना है तो t इक्वल टू हो जाएगा 50/350, कट गया 1/7, तो 1/7 हो जाता है आपका 0.143 सेकेंड। तो और किसी भी साउंड को सुनने के लिए एटलीस्ट 0.1 सेकेंड चाहिए, तो 0.1 सेकेंड से ज़्यादा है तो ये सुन पाएगा कि नहीं साउंड? तो ऑब्वियसली लिसन कर पाएगा, क्योंकि ये दिस इज ग्रेटर देन 0.1 सेकेंड। तो यस, इसका आंसर यस होगा। फर्स्ट का आंसर है ये, फर्स्ट का आंसर ये रहा और सेकेंड का आंसर यस। क्वेश्चन नंबर 5। A radar sends a signal to an aeroplane at a distance 45 km away with a speed of 3 to 10⁸ meter per second. After how much time is the signal received back? तो 2d इक्वल टू v इंटू टी, 2 इंटू डी है 45,000 इक्वल टू वेलोसिटी 3 इंटू 10⁸ इंटू टाइम। Therefore time equal to 90,000 by 3 इंटू 10⁸ तो ये 4 जीरो से कट जाएगा, 10⁴ हो जाएगा, 9/3 इंटू 10⁻⁻⁴, 3 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड इसका आंसर।
क्वेश्चन 5 हो गया। ना क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, ए मैन स्टैंडिंग 48 मीटर अवे फ्रॉम ए वॉल फायर्स ए गन, कैलकुलेट द टाइम आफ्टर विच एन इको इज हर्ड। तो टाइम पूछा जा रहा है, तो इको का केस है तो 2D इक्वल टू बी इंटू टी। 2D डी क्या है 48। अच्छा, टाइम पूछा जा रहा था, वेलोसिटी है 320 इंटू टी, देयरफॉर टी इक्वल टू 2 इंटू 48 बाई 320। 0.3 सेकेंड आंसर। क्वेश्चन 6 हो गया। नाउ क्वेश्चन 7। A ship on the surface of a water sends a signal and receives it back from a submarine inside water after 4 seconds. Calculate the distance of the submarine from the ship. तो ये भी इको का केस है। 2D इक्वल टू V 1450 इंटू टी, टाइम है 4 सेकेंड। तो देयरफॉर डी इक्वल टू 1450 इंटू 4/2, 2 से कट गया 2900 मीटर इक्वल टू 2.9 किलोमीटर, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 होता है। क्वेश्चन नंबर 8, में है ए पेंडुलम हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 वाइब्रेशंस पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी है 5 वाइब्रेशंस पर सेकेंड। An observer starts the pendulum from and fires a gun simultaneously. He hears echo from the cliff after 8 vibration. तो 5 वाइब्रेशन का टाइम है 1 सेकेंड, तो 1 वाइब्रेशन का टाइम है 1/5 सेकेंड, एंड देन 8 वाइब्रेशन का टाइम है 1/5 इंटू 8, 1.6 सेकेंड। तो 1.6 सेकेंड हो गया टाइम, और फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिप। तो 2D इक्वल टू V इंटू टी है। 2D इक्वल टू V, वेलोसिटी दिया हुआ है 340 एंड टाइम है 1.6, देयरफॉर D इक्वल टू 340 इंटू 1.6/2। टू 272 मीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 9। 9 में दिया हुआ है, ए पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन द 2 वर्टिकल क्लिप्स प्रोड्यूस्ड ए साउंड, 2 सक्सेसिव इकोस आर हर्ड आफ्टर एट 4 and 6 सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिप्स। एक क्लिप्स ये रहा C1, दूसरा क्लिप ये C2 है। यहाँ पर वो आदमी खड़ा है, ठीक है, और ये डिस्टेंस D1 है, ये डिस्टेंस D2 है। एक इको उसको 4 सेकेंड के बाद सुनाई देता है, सेकेंड इको 6 सेकेंड के बाद। तो 2D1 इक्वल टू V इंटू टाइम 4, और इसका 2D इक्वल टू V इंटू टाइम 6। वेलोसिटी दिया हुआ है, तो D1 इक्वल टू वेलोसिटी आपका 320 है इंटू 4/2,
640 मीटर और D2 इक्वल टू हो जाएगा 320 इंटू 6/2 960 मीटर। तो देयर फॉर डिस्टेंस बिटवीन क्लिप्स इक्वल टू D1 प्लस D2। तो D1 है 640, D2 है 960, हो गया 915 1600 मीटर हो गया इसका आंसर। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 मार्कर से निकल रहा है। नेक्स्ट मार्कर क्वेश्चन 10 ए मैन फायर्स ए गन एंड हियर्स इट्स इको आफ्टर 5 सेकेंड। द मैन देन मूव्स 310 मीटर टुवर्ड्स द हिल। ये हिल है, ये यहाँ से फायर से गन and it's fire second he hears its echo after 5 सेकेंड। तो ये डिस्टेंस d ले लेते हैं। तो 2d इक्वल टू v इंटू 5 फर्स्ट केस। उसके बाद 310 मीटर वो चला जाता है इधर, यहाँ से ये 310 मीटर यहाँ पर आ गया। ये फर्स्ट पोजीशन था p और ये सेकंड पोजीशन यहाँ पर। ये डिस्टेंस d है तो सेकंड पोजीशन इसका q ले लेते हैं यहाँ से। ये डिस्टेंस कितना हो गया 310 मीटर, यहाँ मूव कर गया ये, तो d माइनस 310 हो गया डिस्टेंस। अब तो सेकंड केस में, ये फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस में 2 इंटू डी माइनस 310 इक्वल टू वेलोसिटी वही और टाइम, दिस टाइम उसको लग रहा है टाइम 3 सेकेंड। तो क्या करेंगे वेलोसिटी इसमें, फर्स्ट में v इक्वल टू हो गया 2d/5, सेकेंड में v इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू डी माइनस 310 बाई 3। तो फ्रॉम 1 इंटू इक्वेट कर देंगे नाउ। 2d/5 इक्वल टू 2 इंटू डी माइनस 310/3। 2 कैंसिल, 3d इक्वल टू 5d माइनस 5 इंटू 310। 2d इक्वल टू 5 इंटू 310, therefore d इक्वल टू 5 इंटू 310/2। तो हो जाएगा इसका 5 इंटू 155 मीटर। हमको निकालना है, इसमें पूछा जा रहा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू 2, स्पीड ऑफ साउंड निकालना है तो v इक्वल टू हो जाएगा इससे 2d/5। तो 2d है आपका 5 इंटू 155/5, 5 कैंसिल, तो 310 मीटर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। On sending an ultrasonic wave from a ship towards the bottom of a sea, the time interval between sending the wave and receiving it back is found to be 1.5 सेकेंड। इको का केस है, टाइम यहाँ पर है 1.5 सेकेंड। If the velocity of wave in sea river is this, तो 2d इक्वल टू v इंटू टी होगा, 2 इंटू डी, डी क्या है निकालना है, वेलोसिटी है 1400 और टाइम है 1.5। तो d इक्वल टू हो गया 1400 इंटू 1.5/2, 2 से 700, डिसमेंट आके 10, 15 से 105 इतना मीटर। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन हो गया। अब किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करा देंगे जो कि डिफरेंट है, सैम्पल पेपर से होगा, जो आपका बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा।
तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।